हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं प्रशांत कुमार और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 में ऑफ अवर रिवीजन सीरीज, वो है बैंकिंग इन इंडिया। नॉट बैंकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई। आज हमें पूरा आरबीआई कवर करना है। इसके अलावा एक स्पेशल टॉपिक जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज मार्केट। आज हम मार्केट को समझेंगे और आरबीआई को समझेंगे, दोनों से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है। इसके अलावा ये जो वीडियो होगी हम बहुत क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम सेव करना है, रिवीजन का टाइम है, बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई एंड इट्स रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई का रोल क्या है? तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी कुछ बैंक्स के ऊपर टिकी हुई है। आप सभी का अकाउंट होगा बैंक में, ऐसा कोई आदमी आज नहीं है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं हो। तो बैंक्स क्या है? आपके मनी होल्डर्स हैं। ठीक है, जिनके पास आपकी मनी होल्ड रखी हुई है, मनी सेविंग अकाउंट या कैसे भी आपने करंट अकाउंट कहीं भी जमा कर रखी हो, एफडी करा रखी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल दीज बैंक्स। तो पहले फॉर्मेशन देखें। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1935 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट मीन्स तब तक तो इंडिया आजाद नहीं था। दैट मीन्स आरबीआई अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी का मतलब है मनी। एवरी पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू मनी, आपकी जेब में पड़े हुए पैसे को इफेक्ट जो भी पॉलिसी करेगी उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये बनाने का काम है आरबीआई का। आरबीआई का और काम क्या है? रेगुलेट द बैंक्स। बैंक्स को रेगुलेट करना। पापा क्या है? अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाते रहते हैं ना, तो सेम बैंक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन से सब कौन डिसाइड करता है? इट इज दे ऑल आर डिसाइडेड बाय आरबीआई। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। चलो आरबीआई के थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसके पास दो फंक्शंस है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले अगर ये बैंक्स की क्वालिटी इंप्रूव करता है बाय मेकिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हम कहते हैं दे आर क्वालिटेटिव मेजर्स। कई बार ऑप्शन में यही पूछ लेता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर। इनमें निम्न में से कौन सा एक क्वालिटेटिव मेजर है? तो थोड़ा सा नाम याद रखने की कोशिश करना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देयर आर सम क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मतलब मनी की कितनी क्वांटिटी लोगों के पास रहेगी। आरबीआई के पास ये बिल्कुल कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, कुछ ऐसे तरीकों को यूज करके आरबीआई आपकी जेब से पैसा निकाल सकता है अपने पास रखने के लिए, और या फिर आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा डाल सकता है। आरबीआई के पास ये टेक्निक है, ये हमें पढ़नी है आज। ठीक है। तो टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट, these kind of tricks, these kind of instruments are known as quantitative measures। इसमें मनी की क्वांटिटी रेगुलेट करी जाती है। अब पहले कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वालिटी पे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। पहली चीज बैंक रेट। व्हाट इज अ बैंक रेट? बैंक रेट, आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देती है। ठीक है, आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक्स फॉर मोर देन 90 डेज। याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। एवरी लोन दैट इज फॉर मोर देन 90 डेज, आरबीआई इसको कंसिडर करता है एज अ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, इंडिया में लॉन्ग टर्म लोन की जो कैपेसिटी है, वो सॉरी का जो फिक्स टाइम है वो कितना है? इट शुड बी मोर देन 90 डेज। याद रहेगा। ठीक है, ये जनरली अप्रोक्सीमेटली 5% होता है या उसके आसपास। ठीक है, बैंक रेट इज समवेयर अराउंड 5%। तो आरबीआई जो है बैंक्स को 90 दिन के लिए पैसा देता है। इट इज नोन एज बैंक रेट। क्यों देता है? सपोज बैंक के पास कोई आदमी आया जिसे 1000 करोड़ रुपए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे। बैंक के पास ओनली 3000 करोड़ है। उसने बाकी बैंक से उधार मांगे, कहीं और से इकट्ठा करे, तो भी 600 करोड़ इकट्ठा हो गए। अब भी 1000 करोड़ बचे हुए हैं। वो कहाँ से हैं? चलो आरबीआई से मांग लेते हैं। आरबीआई से इस आदमी ने बोला 1000 करोड़ आप मुझे 50 डेज के लिए दे दीजिए, 60 डेज के लिए, 70 डेज के लिए, 80 डेज के लिए दे दीजिए, लेस देन 90 डेज के लिए चाहिए। तो बैंक क्या करेगा? बिल्कुल दे देगा एट इंटरेस्ट ऑफ 15%, 20%। और यहाँ आरबीआई इसको 1000 करोड़ कितने इंटरेस्ट पे देगा? मात्र 5% पे। बीच का प्रॉफिट किसका? बैंक का। गुड, समझ में आया? दैट्स इट। इसके बाद चलते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट भी सेम है। आरबीआई फिर से बैंक को पैसा देगा, बट फॉर लेस देन 90 डेज। इट शुड बी लेस देन 90 डेज। 90 डेज से कम होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई 90 डेज से कम के लिए बैंक को पैसा देता है। ठीक है, याद रखना, आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा है। रेपो रेट का एक और इस्तेमाल एक और भी है, वो हम आगे देखेंगे। फैक्ट याद रखना, बैंक रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। हमेशा याद रखना, बैंक रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेट। इसीलिए जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से पैसा मांगने से बेटर है अपने साथी बैंकों से पैसा मांग लेते हैं, क्योंकि ये आरबीआई 5% पे देगा और जनरली रेपो रेट जो होता है वो 4.5% होता है। तो बैंक से 5% से मांगने से अच्छा है आसपास दूसरे बैंक से मांग लो तो 2-3% पे मिल जाता है। इसलिए ज्यादातर बैंक्स जो है वो बैंक रेट पे रिलाय नहीं करते। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट।
अब देखो रेपो रेट का ठीक उल्टा होगा, रिवर्स रेपो रेट, जिसमें क्या है आरबीआई पैसे ले लेता है फ्रॉम बैंक्स, आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, इस बार बैंक से पैसे आरबीआई ले रहा है। क्यों? ये देखो यहाँ एग्जांपल है, दिस इज द बैंक, दिस इज सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई, आरबीआई इज नोन एज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है, सेंट्रल बैंक अलग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक, सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, ठीक है। जब भी बैंक आरबीआई के पास से बैंक को पैसे जा रहे हैं, दिस इज नोन एज रेपो रेट, जब भी बैंक के पास से आरबीआई के पास जा रहे हैं, दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब इनका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है, बैंक बोरोज ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई टू मेंटेन लिक्विडिटी। ओवरनाइट मतलब फॉर सिंगल नाइट, या फिर हम कहें तो वन डे, 24 आवर्स के लिए बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे मांग लेता है। मान लो कल बैंक के पैसे कहीं और से आने वाले हैं, सिर्फ एक दिन के लिए पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू, एमएसएफ के थ्रू पैसे मांग सकता है। एमएसएफ ज्यादा होगा रेपो रेट से, एमएसएफ हमेशा ज्यादा होगा रेपो रेट से, कितना, लगभग 1%। मान लो इस समय रेपो रेट 4.5% चल रहा है, तो एमएसएफ का रेट ऑटोमेटिकली 5.5 हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड फैक्ट, याद रखना, एमएसएफ और रेपो रेट में हमेशा 1% का फर्क होता है। आगे चलते हैं। अगला है कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज अ कैश रिजर्व रेशियो? साफ पता चल रहा है कि जो कैश है, कैश जो फॉर्म ऑफ मनी है, नोट, इनको रिजर्व में रखना है। क्यों रखना है, कैसे रखना है, अब देखते हैं। रूल क्या है, सारे के सारे बैंक्स को हैव टू कीप सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसा उन लोगों को कैश की फॉर्म में हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, समवेयर अराउंड 6 to 20%। दैट मीन्स मान लो अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो जितना आरबीआई उनको गाइडलाइन दे कि आपको सीआरआर लगभग 6% मेंटेन करना है, दैट मीन्स 100 में से 6 रुपए आपके पास हमेशा कैश में रहना चाहिए। बैंक अगर आरबीआई ने अगर 20% की गाइडलाइंस दी है, दैट मीन्स 100 में से 20 रुपए आपके पास हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में होने चाहिए। इसकी कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है, जनरली ये 6 और 20 होता है, बट इसकी कोई अपर और या लोअर लिमिट नहीं है। आरबीआई चाहे तो इसको 1% भी कर सकता है, आरबीआई चाहे तो इसको 70% भी कर सकता है, अप टू आरबीआई। एक है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है जो बैंक को हमेशा अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। ऑल्दो हम इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है मनी, वो पढ़ेंगे, बट लिक्विड एसेट्स क्या होता है। लिक्विड एसेट का मतलब है कुछ भी ऐसे एसेट या कोई भी आपके पास ऐसी चीज जिसको मैं जल्द से जल्द बेच के कन्वर्ट करा सकता हूँ मनी में। इसका एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल होता है इसका गोल्ड। आपके पास गोल्ड रखा है, सिल्वर रखी है, चांदी रखी है, बेच के तुरंत पैसा कमा सकता हूँ, दिस इज एसएलआर। तो बैंक को कुछ पैसा इस फॉर्म में रखना पड़ता है। और बोलो डॉलर, डॉलर को कन्वर्ट करा सकते हैं। और स्टॉक्स, हाउएवर दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार स्टॉक बेचे 2-3 दिन में अकाउंट में पैसा आएगा वगैरह वगैरह, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट, ठीक है। दिस इज नोन एज एसएलआर। तो क्या होगा, जनरली 15 to 20% होता है, मतलब बैंक के पास अगर टोटल 100 रुपए हैं, तो इसमें से 15 से 20% जनरली आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है इन एसएलआर फॉर्म। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, सीआरआर और एसएलआर जो है ये कौन मेंटेन करवाता है, आरबीआई। किससे मेंटेन करवाता है, बैंक से। बैंक्स को मजबूर करता है कि भाई तुम मेंटेन करो, ठीक है। कितना परसेंट रेशियो है, लगभग इतना इतना, देखो 6 to 20 और 15 to 20% रेशियो है। अगर 20-20% को मैं कंसिडर कर लूँ, दैट मीन्स अगर बैंक के पास 100 रुपए होते हैं, तो लगभग 40 रुपए, तो उसको 100 रुपए में से 40 रुपए तो उसको हमेशा अपने पास सेविंग्स में रखने पड़ते हैं, 60 रुपए को वो लोन के तौर पर लोगों को बांट सकता है। आगे चलें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। इसमें होता क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, मान लो गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया, इस बॉन्ड पे लिखा हुआ है, मान लो कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का पेपर जिसके पास भी होगा उसको गवर्नमेंट जो है, याद रखना है बॉन्ड इशू करता है हमेशा गवर्नमेंट ने इस पेपर पे लिखा हुआ है, ये पेपर जिसके पास भी होगा उसको गवर्नमेंट 5 सालों के एंड में इतने % के इंटरेस्ट पे इतने रुपए देगी। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो बॉन्ड का पेपर है इसकी कीमत है 10,000 मान लेते हैं सपोज, और जिसके पास भी ये पेपर होगा उसको गवर्नमेंट 5 साल बाद, 5 years के बाद लगभग 10% के इंटरेस्ट पे पैसे देगी, मान लिया, ठीक है। अब ये जो है गवर्नमेंट के पास ये पेपर रखा हुआ है, अब गवर्नमेंट 10,000 रुपए है ना इसकी कीमत, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक्स को ये पेपर बेचेगी,
क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को, मान लो गवर्नमेंट को कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आना है, उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है, 10,000 करोड़ मान लो इसे, गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 10,000 करोड़ के बॉन्ड को बेच देगी बैंक को कि भाई तुम्हें 5 साल बाद 10% के इंटरेस्ट पे ये पेपर मेरे पास वापस लेकर आ जाना, मैं 10% का इंटरेस्ट तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए में पेपर खरीद लिया। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को बैंक ने कैश दे दिया, पैसा कैश जा चुका है, गवर्नमेंट इससे अपना प्रोजेक्ट कर सकती है। ये आ गया किसके पास, ये पेपर आ गया बैंक के पास। अब बैंक को दूसरे बैंक से किसी दिन जरूरत पड़ी 10,000 करोड़ रुपए की, तो ये पेपर अब ये बैंक बेच देगी दूसरे बैंक को। इस तरीके को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें रियल कैश नहीं, रियल कैश का इस्तेमाल नहीं हो रहा, रियल मनी यूज नहीं हो रही, इसमें हम किसको सेल एंड परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को कर रहे हैं, ठीक है। जब भी सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशंस को बेचती है, सॉरी, जब भी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बॉन्ड्स को बेच रही है, तो समझ लो इन्फ्लेशन आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जरा एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई का मतलब क्या है, लोगों की जेबों में बहुत सारा पैसा है, ठीक है। यहाँ बैंक मान लो, यहाँ आरबीआई मान लो, ठीक है। ये लोग हो, एक सिंपल पर्सन है जिसकी जेब में बहुत सारा पैसा है। तो हुआ क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई है, इसके पास क्या था, एक 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड पेपर पड़ा हुआ था, ये बेच देगा इस बैंक को। ये बैंक 10,000 करोड़ रुपए जो इसके पास रखे हुए थे वो आरबीआई को दे देगा। अब क्या है, बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, इस आदमी को बहुत सारी चीजें, इन्फ्लेशन क्या, चीजें महंगी हो गई हैं। महंगी क्यों हो गई, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब पैसा दो तरीके से आ सकता है, या तो ये मेहनत से कमा रहा हो या बैंक से लोन ले रहा हो। तो इससे क्या होगा, बैंक के पास ही जाएगा कि मुझे लोन दे दो, बैंक कहेगा भाई साहब पैसे ही नहीं है, तो लोन नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, इसकी चीजें खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये चीजें नहीं खरीद पाएगा और महंगाई कंट्रोल में रहेगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई हमेशा बॉन्ड्स को सेल कर देता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और खरीद लेता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो एक काम करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा समझने की कोशिश करो, फिर भी नहीं हुआ छोड़ दो, सिर्फ इस लाइन को याद कर लेना। डन, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। रेपो रेट और इधर रिवर्स रेपो रेट समझेंगे। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का मतलब क्या है कि आरबीआई किसको पैसे देगा, आरबीआई पैसे देगा बैंक्स को। क्यों, समझते हैं। आरबीआई पैसे देगा बैंक को, क्यों, यहाँ पे समझते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या है, रेपो रेट कब आता है, रोल इस रेपो रेट का कब है, जब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब लोगों के पास मार्केट में पैसा ही नहीं है, मंदी आ रखी है, तो क्या होगा, आरबीआई बैंक से सिक्योरिटी खरीद लेगा और क्या करेगा, आरबीआई बैंक्स को ढेर सारा पैसा दे देगा, ठीक है। मान लो एक सिक्योरिटी सेल बैंक के पास पड़ी हुई थी कि मान लो 6% के रेट पे के वाली एक बॉन्ड पड़ा हुआ था, ठीक है, कि जिसके पास भी पेपर होगा वो 6% के रेट पे बैंक को मतलब ये पैसा दे देगा वगैरह वगैरह। तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, पैसा दे देगा बैंक्स को। मान लो 1,000 करोड़ रुपए था, आरबीआई ने इस बॉन्ड पेपर के बदले 1,000 करोड़ रुपए बैंक्स को दे दिए। बैंक्स के पास इतना सारा पैसा आ गया, बैंक्स ने ये पैसा किसको दे दिया, पीपल को, जनता को। अब जनता के पास पैसा आ गया, डिफ्लेशन क्या है, जनता के पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या हुआ, रेपो रेट, रेपो की वजह से आरबीआई को बैंक के पैसे, बैंक को पैसा देने की वजह से और बैंक को लोगों को पैसा देने की वजह से अब लोगों के पास पैसा है। इसकी वजह से क्या हुआ, मंदी कम हो जाएगी, ठीक है, मंदी कम हो जाएगी, लोग मार्केट में जाएंगे और पीपल मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, पैसा मार्केट तक पहुंच जाएगा, पैसा मार्केट में पहुंचेगा तो बल्ले बल्ले, ठीक है। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। इसमें बैंक जो है पैसे दे रहे हैं किसको, आरबीआई को। ये कहाँ काम में आता है, रिवर्स रेपो रेट काम में आता है इन्फ्लेशन, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या है, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग एम्प्लॉयड है, देश तरक्की कर रहा है, इन्फ्लेशन में यही पढ़ा था हमने। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो अंधाधुंध कुछ भी खरीद रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, अपने पास रखी सिक्योरिटी बेच देगा बैंक को और उतने पैसे रख लेगा अपने पास। बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक के पास पैसे नहीं है तो लोग जब पैसे खर्च करने के लिए बैंक से जाके लोन मांगेंगे तो बैंक क्या देगा, भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है। इससे क्या होगा, लोगों के पास, जनता के पास पैसे की कमी हो जाएगी और लोग चीजें खरीदना बंद कर देंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इतना समझ में आया। रेपो रेट हमेशा किसके काम में आता है, डिफ्लेशन को काउंटर करने के, और रिवर्स रेपो रेट हमेशा किसके काम में आता है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के। इतना याद कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है।
याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है RDRI, ठीक है, RDRI, ठीक है, रेपो रेट डिफ्लेशन, रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन, ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है? पहली चीज है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? बैंक, देखो बैंक तो RBI से मुंह उठा के कितना भी पैसा मांग सकता है। अब क्या है, RBI अगर जितना बैंक पैसा मांग रहा है उतना अगर इसको दे देगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। अगर RBI ने, सॉरी, अगर RBI, देखो बैंक ने पैसा मांगा, RBI ने सारा पैसा इसको दे दिया, इससे क्या होगा, बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बैंक के पैसा जनता को दे देगा, जनता के पास पैसा आ जाएगा, जनता इसको मार्केट में जाके खर्च करेगी, मार्केट में पैसा चला जाएगा, और मार्केट में जब जब पैसा जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो RBI हमेशा कुछ पैसा ही देता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि खजाने खाली कर देता है। तो RBI क्या करेगा कि जितना बैंक ने पैसा मांगा उससे हमेशा थोड़ा कम देगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बैंक टू RBI एंड द एक्चुअल लोन अमाउंट ग्रांटेड बाय RBI टू बैंक। इसका मतलब ये है कि जो बैंक है और एक RBI है, RBI हमेशा मान लो 10,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी या बॉन्ड का पेपर अगर RBI के पास रखता है तो RBI से 10,000 करोड़ नहीं देता, हद से 9,000 करोड़ दे देगा। हमेशा याद रखना, कम पैसा देगा ताकि इन्फ्लेशन ना आ जाए। याद रहा है, इन्फ्लेशन ना आ जाए, बस इतना। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? हमेशा याद रखना, लोन मांगने वाले हर आदमी का स्टेटस एक जैसा नहीं होता। कुछ होते हैं बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन क्या है, इनको लोन चाहिए होता है बहुत बड़ा, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, और ये लोग इंटरेस्ट भी ज्यादा देते हैं। तो बैंक से कोशिश होती है कि बिजनेसमैन को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोन दे। ये हमेशा बैंक की कोशिश होती है। तो अगर इन बिजनेसमैन को ही बैंक सारा का सारा लोन दे देगा तो आम जनता का क्या? मुझे घर बनाना है, हाउस लोन चाहिए, मुझे मिलेगा? नहीं, सारा पैसा बिजनेसमैन ले गए। किसी बच्चे को पढ़ना है तो एजुकेशन लोन चाहिए, उसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए RBI ने कहा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या? उधार। उधार मतलब लोन। आप किसको कितना लोन दोगे? बिजनेसमैन को आप अपनी, मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 20 आपने CRR में रख लिए, 20 आपने SLR में रख लिए, और 60 को आप लोन पे दे सकते हो। तो इस 60 में से 20 आप बिजनेसमैन को दोगे, 20 होम लोन्स वगैरह पे खर्च करोगे, 20 एजुकेशन पे। ये RBI ने एकदम से बाइफर्केशन कर रखा है, डिवीजन कर रखा है। इसको कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। समझ में आया? आगे चलते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस। इसमें क्या होता है, नॉर्मल पर्सन, अगर मैं जाऊं बैंक के पास, मैं नॉर्मल पर्सन हूं, मैं जाऊं बैंक के पास और मैं बैंक को बोलूं मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा कि लो, पैसे लो, जाओ। कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर मेरे को फॉलो करना होगा, जैसे कि हाँ भाई, गारंटी के तौर पे क्या रखोगे, सरकारी जॉब करते हो या कौन सी जॉब करते हो? अच्छा, जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप दिखाओ, सैलरी स्लिप देखेगा। अब मेरा सिबिल स्कोर, नया चीज आई है मार्केट में, सिबिल स्कोर चेक होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या है, कुछ गाइडलाइंस देता है RBI कुछ गाइडलाइंस देता है कि भाई, RBI सेट्स गाइडलाइंस फॉर बैंक क्रेडिट सिस्टम। बैंक को उधार देने के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। इसको कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। याद रखना, गाइडलाइन बैंक को RBI दे रहा है, पर कितने % का इंटरेस्ट रेट बैंक लेना चाहता है लोगों से, ये बैंक खुद डिसाइड करेगा। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है, लोन जो मैं दूंगा उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये बैंक खुद डिसाइड करेगा। लोन देने का मेथड क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, ये RBI डिसाइड करेगा। आगे चलते हैं। एक होता है मॉरल प्रेशर। जब भी कोई बैंक अपना SLR या CRR मेंटेन नहीं कर पाता तो RBI क्या है, थोड़ा सा या तो उसको वर्बल वार्निंग दे देता है मौखिक तौर पे, या फिर उसको रिटन वार्निंग दे देता है, ताकि उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बना रहे कि भाई RBI तेरे को देख रहा है, तू जो हरकतें कर रहा है सुधर जा, वक्त है सुधर जा, ठीक है। तो यह है मॉरल प्रेशर। और दूसरा मॉरल प्रेशर कैसे हो सकता है, मतलब कोई बैंक है जो बिजनेसमैन को लोन दिया जा रहा है, बिजनेसमैन को लोन देके नो डाउट कंट्री का उद्धार भी होगा, नई फैक्ट्री लगेगी, वगैरह वगैरह। इससे प्रॉब्लम क्या है, कोई बच्चा एजुकेशन पाना चाहता है, उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी। ग्रास रूट लेवल पे दिक्कत आ गई, किसी इंसान को इतने आपने थोड़े बहुत पैसे जोड़े, उससे अपना घर बनाना चाहता है, तो उसको हाउस होल्ड लोन नहीं मिलेगा। इससे दिक्कत क्या हो, जो छोटे लोग हैं, जो नीचे लोग छूट जा रहे हैं, जो एकदम कंज्यूमर लेवल के लोग हैं, ये छूट जाएंगे। तो क्या है, बैंक के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनाता है RBI कि भाई नहीं, देखो इन लोगों को भी कैटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब है डायरेक्ट एक्शन।
जब बैंक फिर भी नहीं सुधरता तो डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, या तो बैंक का लाइसेंस खत्म कर दिया जाता है या फिर बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। याद रहेगा, सिर्फ इतना सा टॉपिक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहां है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी जगह जहां पर मैं किसी का सामान खरीद बेच सकता हूँ, किसी की सर्विस। सर्विस से मतलब क्या है? एक आदमी है, होटल है, यहाँ पर होटल है, होटल में जाके बारटेंडर की नौकरी करना चाहता है, शेफ बनना चाहता है, या कुछ भी अपनी कोई सर्विस देना चाहता है। अपने आप को थोड़ी ना बेचने गया, कोई सामान की तरह खुद को बेच दे, नहीं, अपनी एक सर्विस बेचना चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। और ये आदमी इस सर्विस को खरीदना चाहता है, ओनर जो है इस होटल का, इसके बदले इस आदमी को कुछ पैसा देगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ होती है? मार्केट में। मार्केट दो तरीके का होता है, प्योर मार्केट एंड इम्प्योर मार्केट। प्योर मार्केट कैसा मार्केट है? प्योर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर अच्छा खासा कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है। जैसे कि एक ही तरीके के बहुत सारे होटल्स हैं, अब इस आदमी के पास चॉइस है, किसी भी होटल में जा सकता है। एक होता है इम्प्योर, जहाँ पर एक ही होटल है, अब ये होटल अपनी मनमानी कर रहा है, इसे कहते हैं इम्प्योर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। एक पहला, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, आगे की जो स्लाइड्स हैं इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर श्योर। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये कौन सी मार्केट है? नाम से ही पता चला है यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे बेचने वाले बैठे हुए हैं, और लगभग लगभग ये सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कभी आप पंसारी की दुकान पे जाना, या फिर होलसेलर वगैरह की दुकान पे जाना, या फिर आप राशन की दुकान पे जाना, जहाँ ढेर सारी एक ऐसी मार्केट जहाँ लाइन से राशन की दुकान लगी हो, आप वहां पर जाकर दाल के रेट पूछना, ठीक है, दाल एक सेम प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ कि मुझे चने की दाल, चना दाल चाहिए, अब इन सब के पास लगभग लगभग सेम ही चना दाल होगी, ऐसा थोड़ी ना कि इनके पास चना दाल ही बदल जाएगी। लगभग लगभग सेलिंग सेम प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं ना, चना दाल ही बिक रही है हर जगह, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है। सब्जी वाले की दुकान पे जाऊं तो सब्जी भी लगभग लगभग सेम है भाई, टमाटर यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, दूसरी ठेल पे जाऊंगा तो, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस को कंट्रोल करता है, मोल भाव करा जा सकता है कि नहीं भाई मैं इस दुकान से नहीं लूंगा, मैं इस दुकान से लूंगा, अच्छा तुम भी प्राइस नहीं कम कर रहे हो तो मैं इससे जाके ले लूंगा। कंज्यूमर के पास फ्रीडम है, अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। ये मार्केट कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट मार्केट होती है। इसमें इतनी सारी दुकानें हैं कि ये जब चाहे अपनी दुकान बंद कर सकती हैं, धंधे से बाहर जा सकती हैं, कोई भी आके यहाँ दुकान खोल सकता है, ठीक है, याद रखना। ऐसी मार्केट में याद रखना, आगे चलो एक टॉपिक में आपका आगे कवर करूंगा, छोटा सा एक टॉपिक अभी आगे और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट है जिसमें ओनली सिंगल सेलर इज अवेलेबल कैटरिंग लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स, ठीक है। इसमें एक सिंगल सेलर है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडियन रेलवे। इंडिया में इंडियन रेलवे के अलावा कोई दूसरी कंपनी है जो रेल चला रही है, आपका मन कर रहा है नहीं यार इंडियन रेलवे की रेल बेकार है, मैं दूसरी कंपनी की रेल बुक करके चला जाऊंगा, नहीं, मतलब इंडियन रेलवे की क्या है? मोनोपोली, ठीक है, समझ में आया इतना सा प्लान। कोई ऐसी दूसरी इंडिया में कंपनी जो वेपन्स बना रही है, राइफल्स बना रही है, ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? डीआरडीओ, ठीक है, ये वेपन्स बना रही है, ठीक है, मोनोपोली है। इस फर्म का फुल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। अब इंडियन रेलवे बोल दे कि भाई ट्रेन की कीमत तो यही है, अब वहां जाकर मोल भाव थोड़ी ना कर लोगे भाई साहब ठीक ठीक लगा दो, बगल वाली कंपनी इतना प्राइस दे रही है, नहीं हो सकता, ठीक है, प्राइसेस आर फिक्स्ड। तो ये वर्स्ट मार्केट है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दोनों शब्द आ गए। इसमें क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स तो बहुत लार्ज नंबर के हैं, बट सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ सेम ट्रेंड, एक ही ट्रेंड के। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। सोप, मार्केट में आप सोप लेने गए, साबुन सेम, लगभग लगभग सेम ट्रेंड प्रोडक्ट है। साबुन क्या है? बॉडी वॉश है एक तरीके का, बॉडी को क्लीन करने के काम में आता है, बट दे आर ढेर सारी कंपनीज, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आएगी इसमें, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगा। कैसे? कोई जैस्मिन फ्लेवर बेच रहा है, कोई कह रहा है लक्स का सोप ले लो इसमें क्रीम है, कोई कह रहा है डेटॉल वाला ले लो इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, लगभग लेकिन है सोप, बट हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, थोड़ा 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 डिफरेंस है, ठीक है। इसमें फर्म्स जो है इनका पार्शियल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। जैसे सोप की प्राइस आप मार्केट में जाओगे तो आपको एक मिनिमम प्राइस मिल जाएगी और एक मैक्सिमम प्राइस मिल जाएगी,
ना क्या है, बहुत आसानी से अगर कोई साबुन 15 का है तो हो सकता है कोई 10 का हो और कोई 25 का हो, ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम। तो फर्म्स का थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है, कंज्यूमर का भी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर कंट्रोल होता है। हाई सेलिंग कॉस्ट, ये था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब क्या होगा, इन लोगों को ढेर सारा कंपटीशन इनके बीच में, किसका प्रोडक्ट सेल होगा। अब सोचो, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था दाल की दुकान, वहां ढेर सारी दाल की दुकान है, सेम प्रोडक्ट है, कोई कहीं से भी ले ले, ये आदमी एडवर्टीजमेंट करेगा अपनी दाल का भी तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये आदमी सेलिंग कॉस्ट तो है ही नहीं इसकी, क्यों, क्योंकि ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, ये कोई अपने बैनर पोस्टर नहीं लगवाएगा, ये कोई अपना एड नहीं बनवाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, नथिंग। तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेलिंग कम है, दुकानदार के पास ग्राहक आया, वो सामान खरीदा चला गया, सेलिंग कॉस्ट नहीं है कुछ भी। लेकिन यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपका सामान ज्यादा बिके, तो इसमें हाई सेलिंग कॉस्ट है। ओलिगोपॉली मार्केट, ये भी एक अच्छी तरीके की अच्छी मार्केट है, इसमें पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इसी से आते हैं, ओलिगोपॉली मार्केट से। होता क्या है, इसमें ओनली फ्यू बट बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसमें ओलिगोपॉली मार्केट क्या है कि सेलर्स अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड सेलर्स है। एक एक नहीं, एक तो खैर मोनोपोली हो जाएगी, दो भी नहीं, तीन चार पांच, हद से 3-4 सेलर्स होते हैं और खरीदने वाले लोग अनगिने। जैसे अगर मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूं तो इंडिया की सिम मार्केट, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और चौथा कौन, आइडिया, वोडाफोन। ठीक है, 4 ही हैं, लेकिन सिम खरीदने वाले लोग क्या हैं, ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन। ये समझ में आया आपको। इसमें क्या होता है, प्राइस चेंज जो है, एक फर्म ने अगर अपना पैकेज या प्राइस चेंज कर दिया तो दूसरी फर्म को भी करने पड़ेंगे। याद करो, जियो जब फ्री हो गया था तो एयरटेल ने भी अपने प्राइस ड्रॉप कर दिए थे, समवेयर अराउंड 50% प्राइस ड्रॉप कर दिए थे, सबके प्लान सस्ते हो गए थे। तो यहाँ पे अगर एक फर्म अपना प्राइस चेंज करती है तो बाकी सबको भी चेंज करना पड़ता है। हाई सेलिंग कॉस्ट, अगेन वही एडवर्टीजमेंट वाला दिक्कत, याद रहेगा, सिंपल। आगे चलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ मार्केट है, कुछ अदर टाइप्स ऑफ मार्केट है, जैसे बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली क्या मतलब है इसका, कि एक सिंगल सेलर है और ये सिंगल बायर को ही चीजें सेल कर रहा है। जैसे इसरो ने रॉकेट बनाया और उसने गवर्नमेंट को सेल कर दिया, या आप इसरो से रॉकेट खरीद सकते हो, नहीं। डीआरडीओ ने वेपन बनाया और उसने गवर्नमेंट को सेल कर दिया, समझ में आया, दिस काइंड ऑफ थिंग। डुओपोली मार्केट, डुओपोली का मतलब क्या है कि लगभग लगभग 2 बायर्स थे, सॉरी हाँ 2 सेलर्स थे लगभग लगभग, और एक बायर था, इनमें कंपटीशन हुआ और सब किसी ने भी अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, सिंपल। इसको डुओ का मतलब ही क्या होता है, दो। मोनोस्पोनी मार्केट, ठीक है, मोनोप्सोनी मार्केट होता है, डुओप्सोनी मार्केट होता है। इसमें क्या होता है, मोनोप्सोनी मार्केट का मतलब क्या है कि एक बायर है और ढेर सारे सेलर्स हैं, ढेर सारे सेलर्स हैं। इसका मतलब क्या है, ढेर सारे फार्मर्स हर साल अपना जो भी फॉरेस्ट, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच देते हैं। एक बायर है, ढेर सारे किसान सेलर्स हैं, ये मोनोस्पोनी मार्केट है। डियोस्पोनी क्या है, ये मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मतलब 2 बायर हो और ढेर सारे सेलर हो। जनरली ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। समझ में आया, दैट्स इट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फेवरेट टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। इसी के साथ आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पहुंचा सकते हैं। लास्ट 1 मंथ एग्जामिनेशन का, तो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है, बी अ गुड फ्रेंड। चलो बाय, हैव अ नाइस डे एंड पढ़ते रहो।